Hi students, welcome to Unacademy Foundation 9 and 10, and today we are going to start a very important chapter, Money and Credit. This is Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code, and if you want to learn anything, any of the courses for free for the students of class 9 and 10, you can use my code RSYT on the Unacademy Learning app. And also, if you want to take the paid courses, you can use the code RSYT. You will get a 5% discount. सो मनी एंड क्रेडिट अगर हम चैप्टर के वेटेज की बात करें बच्चों, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इस साल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अंदर था. इफ़ आई टॉक अबाउट होल इकोनॉमिक्स, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू ऑल. ओके, सो नाउ I will take you through the whole course that what we are going to study in this session. So basically we have got like overall in this chapter 8 topics. हमें इसमें से आज 4 करने हैं, ठीक है. तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम पढ़ेंगे कि मनी जो है उससे हम कैसे चीज़ों को खरीदते हैं. व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी. आज के डेट में आपके पास मनी जो है वो बहुत सारा उसने अपना बेस जो है चेंज कर लिया है. तो आज का अभी का सबसे मॉडर्न फॉर्म क्या है, लोन एक्टिविटीज़ क्या होती है बैंक की, एंड ऑल्सो वी विल टेक a look at the two different credit situations. Okay, so now my dear students, first of all, I would also like to give you a small disclaimer before beginning that although this chapter is very important chapter, right, but it is also very important from the point of view of like your life. Okay, life क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं आप आगे चल के वर्ल्ड इकोनॉमी का, देश की इकोनॉमी का हिस्सा बनने वाले हो, तो ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जो बैंकिंग सिस्टम है ना उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू दिस चैप्टर. ओके, so that is why it is so important. And also, once you understand the credit situation and loan activity, you will then have a look at the terms of credit, that how the banks are lending money, what are the terms and conditions which needs to be fulfilled by the borrower if you want to take a loan from the bank. Then what are the formal sectors of credit, self-help groups, and obviously ग्रामीण बैंक के बारे में भी हम पढ़ेंगे जो कि एक केस स्टडी की तरह है. ठीक है, चलो. So let us begin with the introduction. Money होता क्या है? Money is any commodity which can basically help you buy things, right? Money is a commodity or token that is generally accepted as a means of payment. आप payment कर सकते हो इसके form में. A means of payment is the method of setting the debt facilitating credit. डेट का मतलब क्या होता है? उधार चुकाया जा सकता है. ठीक है, जब तक मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था ना, तो लोन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था. उधार जरूर लेते थे लोग, लेकिन चीज़ों को उधार लेते थे. एंड दोज गुड्स वर वेरी पेरिशेबल ऑल्सो. पेरिशेबल का मतलब समझते हो ना, वो चीज़ खराब भी हो सकती थी, राइट. लेकिन गिव मी अ मोमेंट. लेकिन जब से बच्चों मनी का कॉन्सेप्ट आया है ना, लोन जो है वो भी बहुत इजी हो चुका है. तो जैसे कि बच्चों आप देख सकते हो, हमने अभी पढ़ा मनी क्या है, एक कमोडिटी है, एक टोकन है जिससे आप बेसिकली चीज़ों की पेमेंट कर सकते हो. अब दो तरीके की मनी होती है, कमोडिटी मनी, फियाट मनी. कमोडिटी मनी क्या होती है? जब आप सामान दो और चीज़ें ले लो, मतलब सामान के बदले सामान ले रहे हो आप. पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था, कोई करेंसी नहीं होती थी. ठीक है, तो जैसे मुझे टमाटर चाहिए और सामने वाले के पास गेहूं है, और उसको लाइक मुझे गेहूं चाहिए, उसको टमाटर चाहिए, तो वी विल एक्सचेंज दीज थिंग्स, राइट. वो होता है. फियाट मनी क्या होता है? आपकी जो करेंसी होती है. सो कमोडिटी मनी क्या है? इज बेस्ड ऑन द मटेरियल इट वाज मैन्युफैक्चर्ड विद, सच एज गोल्ड, सिल्वर, मेटालिक कॉइन, एनिमल स्किन, फर, ये सब कमोडिटी मनी है. ऑन द अदर हैंड जो करेंसी हम अभी यूज़ करते हैं डे टू डे की लाइफ में, वो होती है फियाट मनी. द वैल्यू ऑफ फियाट मनी इज बेस्ड लार्जली ऑन द पब्लिक फेथ इन द इशूअर. करेंसी जो होती हैं या जो आपके डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के अंदर, ये सबको हम फियाट मनी कहते हैं. ठीक है, तो दो तरीके की चीज़ें. अब हम अगर हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फियाट मनी. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज लार्जली अबाउट फियाट मनी, मतलब वो मनी जो गवर्नमेंट इशू करती है. ठीक है, अब आप यहाँ पे मेरे को बताओ, ये कमोडिटी मनी है या फियाट मनी है? सिगरेट्स आर यूज्ड एज मनी इन प्रिजन. आर सिगरेट इन प्रिजन कमोडिटी मनी और फियाट मनी?
सिगरेट को एक्सचेंज करने के लिए प्रिजनर्स यूज़ कर देते हैं कुछ सामान, तो वो कमोडिटी मनी है या फियाट मनी है? ऑब्वियसली इसमें पब्लिक का कोई फेथ नहीं है इशूअर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कमोडिटी मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमोडिटी मनी। ठीक है, और वो वाली जो मनी होती है जिसपे गांधी जी की फोटो रहती है वो होती है आपकी फियाट मनी। ओके, सो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम लोगों को समझ में बचपन से ही समझ में आ चुका है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और आई एम वेरी श्योर कि तुमने पैसे ज़रूर कभी ना कभी खर्च किए होंगे कुछ भी खरीदने के लिए। तो हाउ डू आई स्पेंड माई मनी? सो यू हैव टू टेल मी कि आपने कैसे पैसे बेसिकली पे किए हैं। ठीक है, आपको ये बताना है अभी तक इनमें से कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करी है तुमने। फर्स्ट इज कैश। कैश के थ्रू कभी कोई चीज़ खरीदा है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक के थ्रू या फिर एप्स के थ्रू? मतलब ऐप के थ्रू यानी कि गूगल पे या यूपीआई जो होता है। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। मीनवाइल आई विल टेल यू। आई थिंक यार अब मैं 35 ईयर्स के एज की हूँ। आई हैव बीन द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एज अ कंज्यूमर, एज अ what to say, as a income generator as well। तो मैंने तो ये चारों तरीके जो हैं यूज़ किए हैं अपनी लाइफ में, आपको भी बताना है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल ऑल्सो यूज़ ऑल ऑफ दीज। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? लेकिन हम पैसे के थ्रू ही क्यों खरीदते हैं चीज़ों को? सपोज करो एवरीथिंग हैज़ गॉट सम वैल्यू वर्थ मनी, राइट? सपोज करो मुझे कुछ खरीदना है मॉल में जा कर के, तो मैं 2 kg गेहूँ लेके चली जाऊँ। गेहूँ तो सबको यूज़ होता है ना, सबको ही आटा जो है उससे रोटी बनाता है। और अगर मैं मॉल में जो शॉपकीपर है उसको मैं 2 kg गेहूँ दूँ और बोलूँ कि मेरे को ये जीन्स दे दो, तो देंगे क्या? वो नहीं देंगे, राइट? द थिंग इज दैट अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी अदर कमोडिटी, क्योंकि फिर वो गेहूं लेकर जाएगा कहीं और, एक्सचेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए। बट मनी के थ्रू चीज़ों को एक्सचेंज करना बहुत ईजी हो जाता है। दस एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी। इसलिए सबको अच्छा लगता है जब हम पैसे में पेमेंट देते हैं। अब अनअकैडमी मुझे बोले कि मैम आप तो सैलरी मत लो, है ना, आप 1 साल के बाद अपने पसंद की एक कार विद इन दिस रेंज ले लेना, तो हो सकता है कोई अग्री भी कर जाए, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ वेरी लॉजिकल, राइट? क्योंकि आपके पास अगर पैसा होगा तो आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। यू आर इंडिपेंडेंट टू बाई एज मेनी थिंग्स एज यू वांट, बट इफ़ यू होल्ड द एसेट इन द फॉर्म ऑफ सम मटेरियल लाइक गेहूँ, चावल या कार, तो फिर उसको एक्सचेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? इसीलिए हम लोग मनी को ही प्रेफर करते हैं। Now, how a world without money worked long ago? So now you also have to understand that this world is changing very fastly, very rapidly. Money is a very recent invention. It was not there, like I would say it was not there globally present even 100 years ago. 100 साल पहले भी ना आपको हर जगह पे ऐसे करेंसीज नहीं मिलती थी। ठीक है, देयर वर प्लेसेस जहाँ पर मतलब, और देयर आर प्लेसेस टुडे ऑल्सो इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो जहाँ पर आज भी बार्टर सिस्टम चल रहा होता है ना। पुराने ज़माने के अंदर जब बिल्कुल ही करेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं था, मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो चीज़ें कैसे काम करती थी? लाखों सालों तक, है ना, लाखों सालों तक बार्टर सिस्टम चलता आया है। बार्टरिंग क्या है? एक डायरेक्ट ट्रेड ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है, विदाउट इन्वॉल्विंग मनी। अ बार्टर सिस्टम इज एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये आपस में चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं, राइट? तो सदियों से ये सिस्टम वर्क करता आ रहा था। बट एज द इकोनॉमी बिकम वेरी ग्लोबल एंड पहले हम सिर्फ अपने नीड्स के लिए चीज़ें ही ग्रो करते थे, तो एक्सचेंज भी इतना ज़्यादा नहीं होता था। बट अब हम सरप्लस चीज़ें बना रहे हैं और आपस में बार बार एक्सचेंज कर रहे हैं। दैट इज़ वाई वी नीड दिस करेंसी एंड देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द बार्टर सिस्टम एंड दैट प्रॉब्लम वाज डबल कोइंसिडेंस ऑफ द वॉन्ट्स। मतलब जो बायर है और जो बेटा आपका कंज्यूमर है, सेलर है, वो दोनों के नीड्स मैच होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं आपको। आई विल गिव शूज फॉर अ न्यू हैमर, लेकिन यहाँ पर किसी के पास हैमर दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा, ठीक है। आई विल गिव राइस फॉर शूज, यहाँ पर चलो राइस जो है ये शूज दिख तो रहा है, लेकिन इसको तो हैमर चाहिए ना, तो ये क्लैश हो गया ना, कोइंसाइड तो नहीं कर पाया वॉन्ट्स। अगर वॉन्ट्स कोइंसाइड करते तो ये एक्सचेंज पॉसिबल हो जाता। ऐसे ही बोल रहा है आई हैव फिश टू गिव, आई नीड राइस, तो इसको क्या बोल रहे हैं ये कि ठीक है
मैं फिश दे सकता हूँ आपको, बट इसको तो शूज चाहिए। तो ये ट्रांजैक्शन कैसे पॉसिबल होगा? हियर वॉन्ट्स डू नॉट मैच, सो द ट्रांजैक्शन इज नॉट पॉसिबल। इन एनी केस तुम कोई भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, जब तक वॉन्ट्स नहीं मैच करेंगे ये एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. So the barter system has a number of limitation, including the double coincidence of wants, the absence of common measure of value, and storing of wealth. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स तो है ही, एंड बट देर इज ऑल्सो प्रॉब्लम, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू भी नहीं है कि आप चीज़ों को कैसे नापोगे कि कौन सी चीज़ कितनी वैल्यूएबल है ना, और आप स्टोर भी नहीं कर सकते वेल्थ को. सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है? द नीड्स ऑफ द सेलर मस्ट मैच विद द नीड्स ऑफ द बायर, देन ओनली द ट्रांजैक्शन विल बी पॉसिबल. अगर यहाँ पर इसको शिप देनी है और इसको लाइक एप्पल देना है, ये एक दूसरे के से रेडी है, मैच हो रहे हैं इनके वॉन्ट्स, तो ही एक्सचेंज हो पाएगा ना, नहीं तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है. इट्स लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. मैं तुमको बोलूँ बेटा तुम ये पेन ले लो और अपना पेंसिल दे दो, मे बी यू विल बी रेडी फॉर दैट एक्सचेंज, राइट. लेकिन मैं बोलूँ ये तुम पेन ले लो, अपना पेंसिल बॉक्स दे दो, तुमको अगर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार होगा तो चलो पूरी पेंसिल बॉक्स भी दे दोगे. लेकिन अगर मैं बोलूँ ये पेन ले लो, पूरा स्कूल बैग दे दो, तो फिर इट विल बी अ प्रॉब्लम, राइट. सो देर इज नॉट, एक तो विलिंगनेस भी होनी चाहिए एक्सचेंज करने की, आपको पार्टनर मिलना चाहिए जिससे आप चीज़ें एक्सचेंज करो, प्लस वैल्यू जो है वो भी सेम होनी चाहिए दोनों चीज़ें की, तभी आप एक्सचेंज कर पाओगे, ठीक है. So I highlight the inherent problem of double coincidence of wants. This is one of the PYQs बेटा, और ऐसे questions कई बार आ चुके हैं, है ना. अभी तो मैंने 2017 लिखा है, but it has come multiple times कि barter system के साथ like double coincidence of wants क्या problem है. The inherent problem of double coincidence of wants is that the both parties have to agree to sell and buy each other's commodity. The needs of the buyer must match with the needs of the seller. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या होता है? देखो 2015 में भी सेम क्वेश्चन है. द सेलर एंड द बायर हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी, ठीक है. ऐसे ही है. हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स? एक एग्जाम्पल के साथ बताना है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स बता दो, एंड देन आप कोई भी ट्रेडर वाला एग्जाम्पल ले लो, ठीक है. जैसे यहाँ पे दे रखा है, अ ट्रेडर विशेस टू सेल 10 sacks फुल ऑफ राइस एंड एक्सपेक्ट्स टू गेट इट एक्सचेंज फॉर 5 sacks ऑफ सीरियल. 10 बोरी उसको चावल बेचना है और उसको 5 बोरी गेहूं चाहिए. तो अगर कोई ऐसा उसको मैच मिल जाएगा, कोई ऐसा परफेक्ट पेयर पार्टनर मिल जाएगा जो ये एक्सचेंज चाहता हो, तो ही पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो ये एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा. Now what are the modern forms of money? Modern forms of money include paper notes and coins. बट ये इवोल्यूशन हुआ है, जैसे ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है ना, पहले हम अर्ली मैन थे, देन अभी हमारा जो फॉर्म है वो दिख रहा है आपको, ऐसे ही बच्चों मनी का भी एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है. पुराने ज़माने में हम कोई और चीज़ें यूज़ करते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो आपको पता होगा बहुत पहले जो है सोसाइटीज़ में ट्राइब्स रहा करती थी, ठीक है, ट्राइबल्स हुआ करते थे, और उनके लिए कोई एक कमोडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी. जैसे सपोज करो कि मछुआरों की अगर कोई कम्युनिटी है, फिशरमैन की कम्युनिटी है, तो उनको सी सेल्स उनके लिए बड़ा प्रेशियस हुआ करता था. अगर हंटर्स वगैरह है तो उनके लिए एनिमल स्किन या एनिमल हाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, एनिमल के फर. ऐसे ही अगर कोई किसान है उसके लिए ग्रेन्स इंपॉर्टेंट होगा, तो ये कमोडिटी को ही मनी की तरह यूज करते थे. सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कमोडिटी मनी. गुड्स लाइक फर, स्किन, सॉल्ट, ये जितनी भी चीज़ें तुमको दिख रही हैं ये मनी की तरह एक्ट करती थी और चीज़ों को एक्सचेंज करने में हेल्प करती थी. लेटर ऑन जब ट्राइब्स धीरे धीरे करके कुछ ट्राइब के एक हेड होने लग गया, मतलब कोई किंग होने लग गया, किंगडम्स होने लग गए, तो फिर क्या किया, ऐसे मेटालिक मनी को लेकर आए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कॉइन. अब यहाँ पर देखो ये दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ये जो भी चीज़ें हैं ना इनका खुद का भी कोई यूज़ है. फर है, ठंड में फर पहन भी सकते हैं, राइट. ऐसे ही गोल्ड सिल्वर के जो कॉइन्स है उसको पिघला करके आप ज्वेलरी भी बना सकते हो. सो दे हैव सम यूज़ ऑफ देयर ओन्स, ठीक है. इसीलिए गोल्ड वगैरह को ना यहाँ से वहाँ कैरी करना ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा व्हाट टू से, इट यूज टू बी वेरी अनसेफ ऑल्सो, क्वाइट अनसेफ. मतलब जब ट्रेडर्स जाते थे अपने साथ इतने सारे बॉडी गार्ड्स भी लेकर जाते थे. तो ये प्रॉब्लम से बेसिकली छूटने के लिए, बचने के लिए क्या किया, पेपर करेंसीज इन्वेंट किया. अब ये पेपर करेंसी की तुम देखो ना, खुद की कोई यूज़ है क्या? अब 2000 का नोट जैसे सपोज करो डिसकंटिन्यू हो गया, तो मैं रख के करूँगी क्या? उसका खुद का कोई और यूज़ तो है नहीं कि भैया 2000 के नोट का मैंने ज्वेलरी बना के पहन लिया. नहीं पॉसिबल है ना.
ठीक है, ऐसे ही क्रेडिट मनी भी होती है, जो हम लोग बैंक के साथ पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो भी तो पैसा ही है ना मेरा। मैंने चेक दिया अगर, तो उससे भी तो मैं एक्सचेंज कर पाई ना चीज़ों को, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ मनी। नाउ अडेज प्लास्टिक मनी हैव कम, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, आपकी बुक में तो इतना ही दिया है, बट यू पीपल नो नाउ अडेज डिजिटल करेंसीज आर ऑल्सो देयर इन मार्केट, लाइक बिटकॉइंस होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, वो भी आ चुकी हैं। सो मनी जो है काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चा, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, वही है, सबसे पहले कमोडिटी मनी चलता था, फिर मेटालिक मनी आया, पेपर मनी आया, क्रेडिट मनी आ गई, मतलब जितने भी आपके कैश होते हैं, चेक होता है बैंक के अंदर, प्लास्टिक मनी, ये सारे क्रेडिट कार्ड्स चेक हो गए, ठीक है। नाउ व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ मनी, एक फंक्शन हमने पढ़ा इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो समझ ही गए, चीज़ों को खरीदने के लिए, बेचने के लिए आपका पैसा इस्तेमाल में होता है। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ अकाउंट, जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, भले वो बड़ी सी कंपनी का अकाउंट हो, ठीक है, या तुम्हारा खुद का पर्सनल अकाउंट हो, उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी अर्निंग हुई, कितना लॉस हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ, कितना इनकम आपने अर्न किया, हमेशा किस यूनिट में कैलकुलेट करते हो, यू ऑलवेज कैलकुलेट इन द यूनिट ऑफ मनी, राइट। तो यही होता है यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी इज द कॉमन स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लाइक लेट अस सपोज आई वुड टेल यू कि बेटा कौन सी चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल है, ये फ़ोन या फिर ये बॉटल। सो ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू वुड गिव द आंसर द फोन। And how you have compared it, you have calculated the worth of these two products in the unit rupee। रुपी क्योंकि हमारे देश की करेंसी है कि भैया हाँ मैम ये 40,000 का फ़ोन है और ये हो सकता है 400 की बॉटल हो, तो ये ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो यही चीज़ बोल रहे हैं कि इसको एज अ यूनिट हम यूज़ करते हैं। देन इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मैंने अपने जीन्स के अंदर 500 रुपये का नोट डाला और मैं भूल गई, 10 दिन बाद या हफ्ते भर बाद अगर मैंने उसको निकाला तो उसकी वैल्यू 500 ही रहेगी ना, कम थोड़ी हो जाएगी। तो ये बेसिकली आप स्टोर करके रख सकते हो वेल्थ को मनी के फॉर्म में। पहले ऐसा नहीं हो सकता था। पहले जब बार्टर सिस्टम चलता था, मैंने सपोज करो बहुत सारा गेहूं उगा लिया, तो मैं उसको स्टोर करके ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकती ना, कभी ना कभी तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरे पास अगर पैसा है तो मैं तो उसको सालों साल के लिए स्टोर करके रख सकती हूँ। सो इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू। यू कैन स्टोर द वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी। एंड द लास्ट वन इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब होता है बेटा फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट करने के लिए आप मनी को यूज़ कर सकते हो, मतलब उधार चुकाया जा सकता है, क्योंकि मनी है। मनी ही नहीं था जब कॉन्सेप्ट, तो उधार चुकाने की बात भी नहीं होती थी, ठीक है। So few facts about the modern money. This is a very interesting slide. I think the most important one. The modern currency is without any use of its own. खुद का कोई यूज़ नहीं है। 100 रुपये का नोट है, क्या यूज़ करोगे उसको? अगर मतलब 100 रुपये से आप चीज़ें खरीद सकते हो, उसके अलावा कोई खुद का यूज़ है? पुराने ज़माने में एनिमल फर यूज़ होता था, पुराने ज़माने में गेहूँ चावल यूज़ होता था, उसका खुद का भी तो यूज़ होता था ना। आप घर में पका के खा सकते हो, 100 रुपये के नोट को थोड़ी पका के खाओगे, ठीक है। It is accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. क्योंकि सरकार उसको मान्यता देती है, इसीलिए हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। सरकार ने मान्यता नहीं दिया हो, नकली नोट है, तो थोड़ी तो उसका कुछ काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इन इंडिया RBI इशूज द करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब करेंसी को ऑथराइज तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन इश्यू करने का काम कौन करता है? RBI ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मनी इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर बोल दिया है इसको सरकार ने। इसका मतलब है बेटा कि कोई भी पर्सन अनलिमिटेड अमाउंट का पेमेंट सेटल कर सकता है विद द फॉर्म ऑफ मनी, एंड सामने वाला रिफ्यूज नहीं कर सकता। मैं बोलूँ अनअकैडमी को, मुझे तो पैसे के फॉर्म में नहीं चाहिए सैलरी, मुझे तो कार चाहिए एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो मैं ऐसा क्लेम ही नहीं कर सकती। पहली बात क्यों? क्योंकि मनी जो है एक लीगल टेंडर है। नोबडी कैन रिफ्यूज द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगर आपको कोई पैसे में पे कर रहा है, आप रिफ्यूज ही नहीं कर सकते। सरकार ने एक लॉ बना रखा है, ठीक है। अब देखो, 1 रुपी नोट्स आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी सारे करेंसी को कौन इशू करता है? RBI। लेकिन 1 रुपए को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है और उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, ठीक है। 1 रुपए को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, सेक्रेटरी का जो है वो
उसमें सिग्नेचर होता है ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। आई थिंक तुम लोगों ने कभी किया भी होगा। अगर आपको अपने कंप्यूटर से रुपये का साइन जो है ना वो टाइप करना है, तो आप Ctrl+Shift$ करोगे ना तो ये साइन आ जाएगा, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ मिंटिंग 10 रुपीज कॉइन इज 6.10। 10 रुपये का सिक्का बनाने में इतना खर्चा आता है। 1917 में रुपी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एज कंपेयर टू US$। $1 $13 था, ठीक है। उस टाइम पे हमारी करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी। नाउ फंक्शंस क्या क्या होते हैं आरबीआई के। सबसे पहला तो यही है कि ये बैंक नोट्स इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देन आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। मतलब अगर सरकार को कभी पैसा चाहिए ना उधार पे, तो पहले वो आरबीआई से मांगेगी, आरबीआई उनको पैसा देगा। कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, आप देखो आरबीआई में तुम और मैं खाता नहीं खुलवा सकते जाके, इट इज़ नॉट अ कमर्शियल बैंक। आरबीआई जो है वो मुझे लगता है पूरे इंडिया में 6 या 7 जगह पे ही होगा उसका ऑफिस, और वहाँ पर दूसरे बैंक्स का खाता होता है। हम लोग नहीं खुलवा सकते, कस्टमर्स नहीं खुलवा सकते, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, इट इज़ नॉट द कमर्शियल बैंक। लेकिन जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, उनको बेटा कम से कम लाइक अपना 15% जो होता है ना वो रिजर्व करके, मतलब सपोज करो मैंने 100 रुपये जमा कराए, तो 85 रुपीज़ जो है ना वो बैंक इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन 15 रुपया हमेशा इसको अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा। 85% यूज़ कर सकती है, मतलब लोन दे सकती है दूसरे कस्टमर्स को। तो ये कौन देखता है? आरबीआई सुपरवाइज करता है। कस्टडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन करेंसी रिजर्व। फॉरेक्स हमारे पास कितना है, फॉरेन के कितने पैसे हमारे पास हैं या कितने वर्थ का सामान हमारे पास है, ये सब आरबीआई ही क्या करती है, बेसिकली मॉनिटर करती है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है अगर जो बैंक्स है ना उनके पास भी बिल्कुल पैसा नहीं रहे और बैंक को ही कभी लोन की ज़रूरत पड़ जाए, तो सबसे अंतिम पर्सन कौन है जिससे, बेसिकली अंतिम इंस्टीट्यूशन कौन है जिससे बैंक सुधार ले सकती हैं, दैट इज आरबीआई। सपोज करो कोई बैंक था XYZ, उसमें ABC करके पर्सन था, वो बहुत सारा पैसा लोन लेकर के भाग गया अब्रॉड, तो भाई वो तो कस्टमर्स का पैसा था, मतलब डिपॉजिटर्स का पैसा था। तो अब ऐसे में बैंक क्या करेगी, बैंक तो खुद बैंक करप्ट हो गई, तो बैंक को लोन आरबीआई दे देगी, यानी कि जनता का जो पैसा है वो बेसिकली मिट्टी में नहीं मिलेगा, ज़ीरो नहीं होगा। सेंट्रल क्लियरेंस एंड अकाउंट सेटलमेंट। सेंटर क्लियरेंस एंड अकाउंट सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ, जितने भी बैंक्स हैं, है ना, उन सब का खाता कहीं ना कहीं आरबीआई के पास है, और आरबीआई वो मॉनिटर करती है कि कितने लोगों ने पैसे डिपॉजिट कराए, कितने लोगों को पैसे कंपनी ने, बैंक ने बेसिकली लोन दिया, ये सारी चीज़ें आरबीआई मॉनिटर करती है। एंड ये भी देखती है कि जो लोन है ना वो ढंग से सही लोगों को तो दिया जा रहा है ना, सारे रूल्स तो फॉलो किए जा रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें देखती है, नहीं तो स्कैम हो जाएगा, ठीक है। सो वाई मॉडर्न करेंसी इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा कि जो हमारी इंडिया है वहाँ पर हमारी करेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी on behalf of the central government. As per Indian law, no individual or organization is allowed to issue the currency. मैं कोई भी ऐसा कंपनी बना करके और करेंसी नहीं इशू कर सकता। The law legalizes the use of rupee as a medium of payment. ये एक मीडियम ऑफ पेमेंट है, कोई भी इंडिया में रिफ्यूज़ नहीं कर सकता पेमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, तो मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकती बिकॉज इट्स अ लीगल टेंडर। 10 रुपए का नोट देखो, उस पर क्या लिखा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैन यू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ऐसा क्यों लिखा रहता है? करेंसी इन इंडिया इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ करेंसी। इन द केस ऑफ इंडिया आरबीआई जो है वही हमारा सेंट्रल बैंक है, इसलिए आरबीआई का नाम लिखा हुआ है। करेंसी इज इशूड ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए यहाँ पे गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रही है ना आरबीआई, तो आरबीआई को बेसिकली यहाँ पे लिख दिया आरबीआई को भी सांत्वना देने के लिए कि गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ना जो हमारा बैंक के साथ डिपॉजिट होता है ना वो भी बेटा एक फॉर्म ऑफ करेंसी होता है, ठीक है। अब मतलब क्योंकि देखो जनता के पास तो बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा हो सकता है ना, वो जैसे मेरे को जब महीने में सैलरी मिलती है तब तो मेरे पास काफ़ी पैसा होता है, मैं घर पे थोड़ी रखूंगी, है ना। सो द पीपल डिपॉजिट मनी विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। ऐसा क्यों करते हैं? देखो सबसे पहली चीज़ है कि हमें बैंक इंटरेस्ट रेट देता है, घर पे रखूंगी कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। सेकेंडली बैंक में पैसा मेरा सेफ है,
हम जब चाहें तब विड्रॉ कर सकते हैं इसको, ठीक है। डिपॉजिटर्स मेक पेमेंट थ्रू द चेक, और हम चेक के थ्रू भी पेमेंट दे सकते हैं। सपोज करो मेरे को 1 करोड़ का पेमेंट करना है, तो 1 करोड़ रुपए लेकर जाओ, गिनो वहाँ पे, बहुत डिफिकल्ट है ना, हम चेक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। ये 4 रीजंस की वजह से लोग जो है बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड समटाइम्स दैट व्हाई डू पीपल डिपॉजिट मनी इन द बैंक, व्हाई डोंट दे कीप इट एट देयर होम्स? बिकॉज मेरा जो पैसा है उसमें मेरे को इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है ना बैंक में, सेफ है, कभी भी निकाल सकती हूँ, मेरे को चेक से भी पेमेंट करने का फैसिलिटी मिल रहा है, इसलिए मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगी, ठीक है। तो 2 तरीके के डिपॉजिट होते हैं बेटा, डिमांड डिपॉजिट भी होता है, टाइम डिपॉजिट भी होता है। डिमांड डिपॉजिट में आता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट मोस्टली बिजनेसमैन लोग खोलते हैं, जिसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, ठीक है। सेविंग अकाउंट जो है वो आपके और मेरे जैसे सैलरीड लोग खोलते हैं, वो सेविंग इनकलकेट करने के लिए होता है। देन वी हैव टाइम डिपॉजिट, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो फिक्स डिपॉजिट करा सकता है कि 5 साल तक मेरा पैसा आप रखो और फिर मेरे को बाद में 5 साल के देना, तो उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। या फिर रेकरिंग डिपॉजिट भी होता है, इसमें क्या होता है ना, हर साल हम बैंक को ऐसे हर महीने हम बोलते हैं हम 2-2 हज़ार जमा कराएंगे 1 साल तक, फिर 1 साल के बाद हम ये पूरे पैसे निकालेंगे। तो ऐसे में ना हमारी जो बैंक है वो बेसिकली हम लोग को थोड़ा सा इंटरेस्ट एक्स्ट्रा दे देती है, समझ आया? तो ये होता है रेकरिंग डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट एक टाइम के बाद आपको निकालने को मिलेगा। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो पैसा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं ना। चेक क्या होता है, जब भी कोई भी पर्सन जाकर के बैंक में अकाउंट खुलवाता है, जैसे आजकल माइनर्स भी बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, तुम भी खुलवा सकते हो, अगर तुम 18 साल से कम के हो तो भी खुलवा सकते हो। तो ना आपके पास एक फैसिलिटी है, यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड इन चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश। तो पेमेंट चेक के लिए होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए बैंक के अंदर, ठीक है। ड्रॉअर क्या होता है, मेकर और इशूअर ऑफ द चेक। सपोज करो रश्मि मैम, ड्रॉई पार्टी डायरेक्टेड टू मेक अ पेमेंट दैट इज बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन। तो सपोज करो मेरा जो अकाउंट है पीएनबी में है, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो वो हो गया आपका ड्रॉई। पे टू whom the amount of the check is payable. लेट अस सपोज कि मैं जो चेक है वो पे कर रही हूँ मिस्टर सलीम को, ठीक है। तो सलीम क्या हो जाएंगे, पेई, मैं हो जाऊंगी ड्रॉअर, ड्रॉई क्या हो जाएगी, बैंक हो जाएगी, ठीक है। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक। तो ये जो चेक है वो रश्मि मैम पीएनबी को इंस्ट्रक्ट कर रही है, इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट, मेरे अकाउंट से, ठीक है। किसको पे करना है, टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। मिस्टर सलीम को पैसे दे दिए जाएं 5,000 रुपए। तो चेक क्या, एक पेपर है जो कि इंस्ट्रक्ट करता है किसको, लाइक एक पर्सन इंस्ट्रक्ट करता है चेक के थ्रू कि आप दूसरे पर्सन के अकाउंट में इतने पैसे जमा करा दीजिए, ठीक है। अब चेक कुछ ऐसा दिखता है, देखा होगा तुम लोगों ने, यहाँ पे डेट होती है, डेट जिस दिन चेक इशू किया जा रहा है, इससे 3 मंथ्स तक हमारा जो चेक है वैलिड रहेगा। अगर 3 मंथ्स तक डिपॉजिट नहीं करा है तो चेक की वैल्यू खत्म, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ द पर्सन, जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर मिस्टर सलीम हो जाएगा, रुपीस जैसे कि मैंने तुमको बताया, और बेयरर, बेयरर को कई बार हम लोग कट भी कर देते हैं, क्योंकि बेयरर का मतलब है जिसके हाथ में ये चेक है। कई बार सीनियर सिटीजन्स नहीं जा पाते बैंक, तो वहाँ पे बेयरर लिखा होता है, बेयरर जाएगा, उनके बिहाफ पे कोई और चेक लेके जाएगा और वो इन कैश करा कर ले आएगा, तो बेयरर को कट भी कर दिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं तो किसी को भी मिल गया ना चेक तो वो इशू करा लेगा, इसलिए, ठीक है ना। रुपीस कितना है, अमाउंट मनी इन वर्ड्स, तो ये वर्ड्स में मैंने लिख दिया 5,000 ओनली, ठीक है। अब जैसे ओनली नहीं लिखा मैंने तो कोई लिख देगा 5,200 लगा दिया आगे, तो 5,200 कट जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर मनी हम नंबर्स में लिखेंगे। अच्छा बताओ, अगर जस्ट इन केस ये और ये दोनों मिसमैच है तो फिर कौन सा वैलिड होगा, हमेशा वर्ड्स वाला वैलिड होगा, ठीक है। ओके, इन द नंबर्स, और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर होता है, यहाँ पे बैंक का नाम होता है, ठीक है। यहाँ पे चेक का नंबर होता है, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और यहाँ पर ऑथराइज्ड सिग्नेचरी होता है, ठीक है।
तो मैं क्या हो गई बेटा, मैं ड्रॉअर हो गई, बैंक हमारा ड्रॉई हो गया और मिस्टर सलीम पेई हो गए। ठीक है, आपके बुक में ये वाला चेक दिया हुआ है, यहाँ पर भी सारी चीज़ें दे रखी हैं, अकाउंट नंबर, ब्रांच कोड, चेक नंबर, कोडिंग, ये अमाउंट है दोनों, ये आपके पेई हो गए, ये डेट है। ठीक है, वहाँ पे अकाउंट पेई कब लिखते हैं, मतलब ये प्रेम कुमार जी के अकाउंट में ही पैसे डिपॉजिट होंगे, कैश नहीं मिलेगा प्रेम कुमार को, प्रेम कुमार का अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, सो हाउ डिमांड डिपॉजिट कॉन्स्टिट्यूट द मनी इन द मॉडर्न फॉर्म। जो डिमांड डिपॉजिट है वो क्या है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है आज के ज़माने में, चेक। सो द फैसिलिटी ऑफ चेक basically is the money in the modern form, because we can settle the payments with the help of check without actually using the cash. विदाउट कैश यूज किए हम चेक से पे कर दे रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं डिमांड डिपॉजिट मनी की तरह एक्ट करता है। डिमांड डिपॉजिट की एक फैसिलिटी है चेक, और चेक से तुम पेमेंट सेटल कर सकते हो विदाउट यूजिंग मनी। सो यस, डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू मनी। ठीक है, सिंपल। सो नाउ लोन एक्टिविटीज बाय बैंक। अब बैंक क्या करती है ना, जितने भी पैसे मैंने डिपॉजिट कराए वो अपने पास रख के क्या करेगी, कोई फायदा नहीं है उसको। तो बैंक क्या करती है, उसको जो भी नीडी हैं, जो भी बोरोवर्स हैं, जिनको भी पैसा चाहिए उनको देती है। ठीक है, सो व्हाट डू बैंक्स डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। क्या करेगी बैंक, पार्टी करने लग जाएगी, पार्टी तो कर ही नहीं सकती है है ना। सो बैंक इज अ बिजनेस दैट बोरोज एंड लेंड्स मनी, सो इट डिपॉजिट। पीपल क्या करते हैं, हम लोग अपना एक्स्ट्रा पैसा बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, वो उस पैसे का 15% अपने पास रखती है। बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्व्स, दैट इज 15%। ठीक है, दिस इज केप्ट एज अ प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स विच माइट कम टू विदड्रॉ मनी। वेयर डज द 85% मनी गो? So bank extend loans. People and businesses often borrow money from banks. The money they borrow is called loan. They pay the loan back with interest. तो ये काम होता है बैंक का। बैंक कैसे पैसा कमाती है, लोन दे करके पैसा कमाती है। जैसे सपोज करो मैं हूँ RSYT, मैंने अपना पैसा बैंक को दिया। ठीक है, बैंक ने मुझे उस पर इंटरेस्ट दिया 5%, लेट अस सपोज। ठीक है, अब बैंक क्या कर रही है, मेरा पैसा बोरोवर को दे रही है और बोरोवर से इंटरेस्ट ले रही है 12%। तो बैंक का इनकम क्या हो गया, 12 - 5 दैट इज 7% जो है वो बैंक का खुद का अर्निंग हो जाएगा। ठीक है, इन दिस वे बैंक मेडिएट बिटवीन दोज who have surplus fund and those who are in needs of fund, and this is the source of income of the bank. The difference between what is charged from the borrower and what is paid to the depositor is the main source of income. ये 7% उसका खुद का इनकम है, जिससे वो बेसिकली अपना जो भी रेंट वगैरह है निकालेगा, या जो लोग हैं बैंक में काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो अब ना दो तरह के हमारे क्रेडिट सिचुएशंस होते हैं बच्चों, वो हम पढ़ेंगे, बट पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ पीपल आर इन्वॉल्व विद बैंक्स। सो बैंक क्या करती है, हमें हेल्प करती है पैसे सेव करने में। हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा इनकम होता है हम जा करके बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, बैंक उसका 15% अपने पास रखती है, 85% बोरोवर्स को दे देती है और उससे इंटरेस्ट लेती है। और इस तरीके से बैंक भी पैसा कमा रही होती है और हमें भी इंटरेस्ट दे रही होती है। उनसे 7% कमाया तो हमें भी तो इंटरेस्ट दिया, उनसे 12% लिया तो 7% खुद रखा, लेकिन 5% हमें भी तो दिया। ठीक है, अब बच्चों टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस एंड किस किस तरीके से लोन जो है वो लिया जा सकता है, इंडिया में क्या तरीका है, ये सब हम पढ़ेंगे बच्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंड बिफोर आई प्रोसीड, क्या हो गया भाई, हाँ, before I end the class beta, I would just like to help you with some of the offers, some really interesting offers which is going on currently on Unacademy, and I bet you cannot miss this guys. तुम्हारा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो सकता है घर बैठे कंफर्टेबली। आपको 29 अक्टूबर को 1 PM पर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, ये मॉक टेस्ट जब आप दोगे ना, एकदम एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो एग्जाम में नंबर कम इसलिए आते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस तो देखो प्रैक्टिस से ही आता है बच्चों, ये तो मैंने मतलब बहुत बार जो है ना वो खुद भी एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ के अंदर।
The more you practice, the more confidence you have and the better you perform. It doesn't matter exam. अगर डांस भी आपको करना है, स्पीच देना है, खाना ही बनाना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. इसीलिए एक और क्विज भी है नेशनल लेवल का, एनसीईआरटी क्विज, जो कि अक्टूबर 15 को 1 PM पे हुआ है. और ये ऐसे क्विजेस होते रहेंगे आगे भी, ठीक है. तो आप ना अनअकैडमी के वेबसाइट को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलो. वहाँ पे टेस्ट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे टेस्ट चलते रहते हैं. ये डेली टेस्ट जो है ये भी चल रहा है बेटा. इसमें जब भी आप जीतोगे ना, आपको एडुकेटर से 1-on-1 कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा. एंड ये टेस्ट का स्केड्यूल भी कुछ ऐसा है. अभी 28-29 को हमारे सुपर 20 टेस्ट हैं, SST के, मैथ्स के, साइंस के, 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे. तो ये आप याद रखो, ध्यान रखो, इसके लिए एनरोल कर लो. इन सबका लिंक बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है. एंड ऑल्सो डाउट रूम्स आर द वेरी लेटेस्ट फीचर. क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं ना, तो बच्चों को डाउट्स भी बहुत आ रहा है. तो हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड डाउट रूम्स है. आप डाउट रूम में एंटर होकर के अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो. डेडिकेटेड 1 आवर के डाउट्स होते हैं, सारे एकेडमिक डाउट्स. आंसर कैसे लिखना है, हैंड राइटिंग कैसे सुधारनी है, आंसर्स चेक करवाना है, एवरीथिंग इज देयर. देखो, हम तो बस आपको फैसिलिटीज दे सकते हैं ना, फायदा तो खुद ही उठाना है. तो जब अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, आप घर पे बैठे सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो एक बार में बच्चों, ठीक है, एक ही बार में. और सारे टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आपको. एक एक सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 एडुकेटर मिलेंगे. आपकी डाउट्स सॉल्विंग होती है, पूरा सिलेबस कवर होता है, रिवाइज भी होता है, मेंटोरशिप गाइडेंस मिलती है, PDF के फॉर्म में सारे नोट्स मिलते हैं. और अगर आइकॉनिक लोगे ना, तो घर पे आपको बुकलेट्स भी मिलेंगी. प्रैक्टिस टेस्ट मिलता है, लाइव टेस्ट सीरीज होती हैं, बैच कोर्सेज भी होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स एक जगह पे कवर हो जाते हैं. एंड अगर हम प्राइस की बात करें तो 4 मंथ्स, अभी तो 4 महीने बचे हैं एग्जाम में, तो आपको 2875 रुपीज़ पर मंथ है कॉस्ट. लेकिन अगर मेरा कोड लगाओगे RSYT, तो इट विल कॉस्ट यू जस्ट 2731 रुपीज़, 10,000, ठीक है. लेकिन बच्चों, जैसे जैसे आप ना प्राइसेस ड्यूरेशन बढ़ाते जाओगे ना, प्राइस कम हो जाएगा. जैसे अगर 6 मंथ्स का लोगे ना, 2167 रुपीज़ है, विच विल बी 2000. और अगर 18 मंथ्स का लोगे तो 1000 रुपीज़ पर मंथ है विद माई कोड RSYT. डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड RSYT बेटा. ऐसे ही आइकॉनिक जब लेते हो सब्सक्रिप्शन, तो आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है. जैसे अर्जुन के द्रोणाचार्य थे, वैसे ही आपके पर्सनल मेंटोर जो है आपको पर्सनली एक एक डाउट पढ़ाएंगे. वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलेगा आपको ना. एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है, वो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है. पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं हम लोग, उनको आपका जो भी प्रोग्रेस है वो बताते हैं. देन बेटा, अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्कशॉप चाहिए, हैंड राइटिंग से रिलेटेड, मैथ्स में प्रॉब्लम है, ग्रामर में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज ओवर हियर. इट्स लाइक ऑल इन वन काइंड ऑफ थिंग है ये, है ना. और इसमें सच में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है. अगर आगे JEE नीट वगैरह भी करना है तो स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करी जाती है. तो इसका पर मंथ कॉस्ट ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा होगा, 4250 रुपीज़ पर मंथ है. बट अगेन आई हैव अ डिस्काउंट फॉर यू. अगर RSYT लगाओगे आपको 4037 रुपीज़ ही पे करना है. ऐसे ही बेटा, जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ेगा ना, 42 मंथ्स का लोगे, सिर्फ 1300 पे करना पड़ेगा पर मंथ का, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर 905 रुपीज़ पे करना था, 860 रुपीज़ पे करना पड़ेगा. 905 से 860 हो जाएगा, ठीक है. सो मेक श्योर कि आप ये चेकआउट करो. बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं. एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट क्लास. इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी आपके लिए. मेरे को लेकिन बताना कमेंट सेक्शन में तुमको कितना समझ आया. कोई डाउट आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है. लेट्स क्रैक इट. थैंक यू.